नमस्कार जातकों। देखिए हम लोग आज चर्चा करते हैं, बेसिकली हमारा आज का विषय है मुहूर्त। क्योंकि जीवन में देखिए हर आदमी को, हर शख्स को प्रॉफिट चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वैवाहिक जीवन में हो, सुकून को लेके हो, नाम को लेके हो, पैसे को लेके हो। तो ये चीज़ें जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वो तब जो है प्राप्त होता है जब या तो बाय डिफ़ॉल्ट या स्वाभाविक रूप से आप कोई काम अच्छे मुहूर्त पे कर दें। ठीक है, हर आदमी तो मुहूर्त देखता नहीं है। अब जो मुहूर्त न देखने के बाद भी बन गया, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से उसने भाग्य के हिसाब से सही मुहूर्त देखते हुए उसने काम किया और वो राइज कर गया। और अदरवाइज आपको मुहूर्त जानना आवश्यक है। तो मुहूर्त के लिए, मुहूर्त निकालने के लिए, चूंकि दिन में 24 घंटे में 15 मुहूर्त दिन के होते हैं, 15 मुहूर्त रात के होते हैं। देखिए, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे कितनी टाइम का होता है। तो उसके जानने के लिए हमें नक्षत्र जो है वो जानना आवश्यक है कि नक्षत्र कौन सा है, कैसे नक्षत्र से निकालेंगे मैं बताऊंगा आप लोग को। इसीलिए मैंने यहाँ टेबल बनाई हुई है। यहाँ पे देखिए नक्षत्र लिख दिए है मैंने, और मैंने बताया था आपको जैसे आपको राशियां याद करनी है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, सीक्वेंस में ऐसे याद होना चाहिए। जो लोग सीख रहे हैं जातक या जो है प्रैक्टिस करते हैं इस पे, उनके लिए खास ये महत्वपूर्ण रहेगा वीडियो। तो ऐसे आपको याद रखना है, सीक्वेंस में, वाणी पे, टिप पे होनी चाहिए। ऐसे ही आपने कहा नक्षत्र भी अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पूर्णिमा सुपुष्य आश्लेषा मघा सोन, ऐसे आपको याद रखना है सीक्वेंस में। अब ये देखिए अश्विनी भरणी से लिखा है मैंने लास्ट रेवती नक्षत्र तक 27वां 28वां नक्षत्र अभिजीत शामिल नहीं किया है मैंने। 27 नक्षत्रों के हिसाब से जो है यहाँ पे लाइन से सीक्वेंस में नक्षत्रों का नाम दिया है, उनके नंबर भी लिख दिए हैं मैंने सुविधा के लिए। इन नंबर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, इससे काफी चीजें निकल जाती हैं जीवन में। जैसे आपने कहा जन्म काल में आपका आर्द्रा नक्षत्र है, तो छठा नक्षत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपने कहा जन्म काल में ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो नंबर क्या है 18वें, सीक्वेंस में 18 आता है, तो 18 नक्षत्र है। इसको याद करेंगे तो आपको याद काफी चीजें जो है लाभ दे जाएंगी। नक्षत्र के नाम से, अब नक्षत्रों के देवता भी होते हैं, मैंने नक्षत्रों के देवता सीक्वेंस में लिखे हैं। इनमें जैसे अश्वनी के अश्वनी कुमार हैं। अब अश्वनी कुमार में काफी लोग कंफ्यूज होंगे, तो क्या होते हैं अश्वनी कुमार, इसका भी जिक्र करेंगे। देखिए भरणी के लिए यमराज, यम यानी काल के, मृत्यु के, और जो है जीवन का फल देने वाले देवता। यम के बारे में तो सब जानते हैं हम में से, यम के जो है यानी कि जिनका भरणी नक्षत्र है, वो यमराज को तो सीधे पूजा नहीं जाता, तो महाकाल की पूजा कर सकते हैं, काल भैरव की पूजा कर सकते हैं। तो यमराज आसान हुआ। कृतिका के लिए अग्नि है, अग्नि में तो सब होम होते हैं, तो स्वाभाविक सी चीज है। रोहिणी के लिए ब्रह्मा है, जैसे ब्रह्मा हम जानते हैं ब्रह्मदेव जो हो गए आपके। उसके बाद मृगशिरा में चंद्रमा है, चंद्रमा को पूजना पड़ता है आपको। आर्द्रा में शेर पशुपतिनाथ को पूछ सकते हैं। ऐसे ही पुनर्वसु में माता अदिति हैं। अब अदिति में कंफ्यूजन है, तो जो जहां जहां कंफ्यूजन है, जैसे अदिति है माता, वहां पे कंफ्यूजन है। भग में कंफ्यूजन है, ठीक है। सर्प में कंफ्यूजन है, हालांकि सर्प में नाग देवता होते हैं, आश्लेषा के जो है आपके देवता या स्वामी कह लें। ऐसे ही जो है अव्यमा में कंफ्यूजन है, तो ये जिसमें जहां पे कंफ्यूजन है उनका मैं जिक्र कर दूंगा। यहां मैंने नक्षत्रों में जिस नक्षत्र के मालिक थोड़ा हार्ड कोर है, थोड़ा हॉट टेम्परामेंट के हैं, वो फ्लक्चुएटिंग होते हैं, यहां मैंने लाल से निशान लगा दिया है। जैसे भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो भरणी नक्षत्र जो है लाल गोला बना है। देखिए बहुत शुभ कामों के लिए, बहुत यानी शुभ कामों के लिए बहुत बेहतर नहीं होता। ऐसे कृतिका भी शुभ काम के लिए बहुत बेहतर नहीं होता। आर्द्रा भी शुभ काम के लिए लाल लिखा है गोला, बहुत बेहतर नहीं होता। ऐसे ही आश्लेषा, मघा, देखिए लाल गोले बने हैं। साथ ही ज्येष्ठा, मूल, ये नक्षत्र जो है वो शुभ काम के लिए, आप इनको अवॉइड किया करें किसी भी अच्छे काम के लिए। वन गृह प्रवेश है, शादी में तो खैर पंडित आपको खुद ही मना कर देगा। मकान खरीदने में, नई जमीन खरीदने में जो मुहूर्त देख के काम करते हैं, उनको इन नक्षत्रों में अवॉइड करना होता है, क्योंकि इनके मालिक हॉट टेम्परामेंट के हैं। भरणी का मालिक यमराज है, यमराज हॉट टेम्परामेंट का है। ऐसे कृतिका के अग्नि है, आर्द्रा के पशुपतिनाथ रौद्र रूप में है, तो यहां भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसको समझ लें आप। आश्लेषा में सर्प यानी नाग हो गए, मघा में पितर हो गए, तो जो पितरों को पूछता है वो मघा में डीलिंग या कैसा भी काम कर सकता है, अदरवाइज बिल्कुल अवॉइड करना है। तो मैंने इसमें ऐसे आपके जो है यहाँ लिखा है ज्येष्ठा, मूल, तो यहाँ मूल को भी शामिल कर दिया है, गणांत, मूल, और इनको भी शामिल कर दिया है, कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इनमें। तो नक्षत्रों के सीक्वेंस आपको याद रखना है। आपने कहा साहब, आपने सपोज फिर समझ लें मूल नक्षत्र है तो 19 है, यानी मूल में पैदा हुए हैं। नक्षत्र है मतलब किस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, ये आपको सॉफ्टवेयर से मिल जाता है, या कोई भी ब्राह्मण बता देगा आपको। स्वयं कुंडली देखना जानते हैं तो आपको आइडिया होगा। तो आपके जन्म का नक्षत्र मालूम होना आवश्यक है। आपकी संतानों के भी आपको जन्म का नक्षत्र होना और कौन से चरण में जन्म हुआ ये जानना आवश्यक है, क्योंकि दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर। वो चीज निर्धारित करती है कि किस नाम से, किस अल्फाबेट से जातक का नाम नियमतः राशि के हिसाब से पड़ता है। नाम राशि के हिसाब से पढ़ते हैं, नक्षत्र राशि को दिखाते हैं।
ठीक है, इसका लग्न से लेना देना नहीं है, लग्न में इसको हम जोड़ते हैं, अटैच करते हैं, तब लग्न के हिसाब से निकाला जाता है। तो अब यहाँ पे स्वामी ग्रह, जैसे देवता लिखे हैं मैंने यहाँ पे इनके, देखिए ऐसे ही मैंने इनके स्वामी ग्रह लिखे हैं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्वामी ग्रह जो है, जैसे अश्विनी का केतु है, उसके बाद भरणी का शुक्र है, देखिए, तो फिर कृतिका का सूर्य स्वामी है, और जो स्वामी है उसी दशा में आप पैदा हुए होते हैं। देखिए जन्म महादशा लिखा है, ये बड़ी हैरानी की बात है। यानी आपने कहा पंसाब मेरा आश्लेषा नक्षत्र है, तो आश्लेषा का स्वामी ग्रह कौन सा है? देवता जो है वो सर्प है, नाग देवता को पूजना चाहिए, नाग की हत्या नहीं करनी चाहिए, वो अलग बात है। आश्लेषा के लिए स्वामी ग्रह बुध है, यानी आश्लेषा का जातक जब पैदा हुआ है तो उसमें बुध की दशा रही होगी। तो नक्षत्रों का पहला लाभ क्या था? नाम का पहला अक्षर क्या है, उससे आपको आइडिया लगता है कि आप जहां भी शादी कर रहे हैं, जिसको भी जीवन साथी बना रहे हैं, वो कैसा रहेगा, इस पे हम जिक्र करेंगे। ये पूरा टॉपिक बेसिकली मुहूर्त को जानने के लिए है, लेकिन मुहूर्त को जानने से पहले ये चीजें जाननी आवश्यक है। तो आपको जो है किस राशि से नाम आएगा ये आपको मालूम पड़ता है। दूसरी बात कि आपका जो है स्वामी ग्रह से ये मालूम पड़ता है कि किस जन्म, यानी आपका जन्म किस दशा में हुआ था। सपोज आपको वर्तमान में दशा याद नहीं है अपनी, आपने कहा साहब दशा मुझे याद नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने नक्षत्र याद है आपको, तो नक्षत्र आपको मालूम पड़ जाएगा किस आपको दशा में जन्म हुआ। जैसे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है आपका, कौन सा है? 11th। देखिए यहां लिखा है मैंने, आपका जो है शुक्र की दशा में आपका जन्म हुआ होगा। अब आपने कहा आपकी उम्र 48 साल है, आपको आपने कहा साहब जन्म कब हुआ? पूर्वा फाल्गुनी है, तो शुक्र में जन्म हुआ। अब शुक्र में जन्म हुआ तो आपने दशाओं का सीक्वेंस जोड़ा, उससे मालूम पड़ जाएगा आपको अनुमानित कौन सी दशा चल रही है। हम जानते हैं सूर्य की दशा 6 साल की होती है, चंद्रमा की 10 साल की होती है, मंगल की 7 साल की होती है। देखिए, और आपके सूर्य चंद्रमा मंगल राहु की 18 साल की होती है, मंगल राहु बृहस्पति की 16 साल की होती है दशा, महादशा। शनि 19 साल की होती है, आपके बुध जो है 17 साल की होती है, केतु 7 साल की होती है, बुध केतु शुक्र 20 साल की होती है। तो ऐसे हमको आइडिया लग जाएगा कि हमारी वर्तमान में कौन सी दशा चल रही है, किस चीज से, आपके जो है नक्षत्र से। अब देखिए, मान लीजिए आपने कहा आपका हस्त नक्षत्र है, नंबर क्या है? 13 है, 13 लिखा है, 4 दूनी 8, 4 तियां 12 और 1 13 यहां पे आया। देखिए ठीक है, 13 यहां पे आया। अब देखिए कैसे करते हैं कि आपको नक्षत्र मालूम है अपना, सामने वाले होने वाले स्पाउस का, किसी का, तो नाड़ी मालूम पड़ जाएगी। और नाड़ी क्यों? क्योंकि हम जानते हैं आदि मध्य अंत 3 नाड़ी होती है। विवाह में नाड़ी दोष घात योग लाता है, निश्चित रूप से घात योग लाता है। नाड़ी दोष है, उसका उपचार टफ होता है। भकूट का उपचार शांत है, मंगल का उपचार जो है, एक मंगली है एक नॉन मंगली है, शांत है। लेकिन नाड़ी दोष का उपचार जो है टफ होता है, लंबी प्रोसेस है, टफ प्रोसेस है, पहली चीज। दूसरी बात, नाड़ी दोष घात योग लाता है। यानी आपके और आपके स्पाउस की नाड़ी समान है, और अगर चल रहा है, इसके बाद भी जीवन सुकून से चल रहा है, तो या तो आपके लग्न राशि और आपके स्पाउस के लग्न राशि में कोई एक चीज कॉमन है। या तो जो आपका लग्न है वही आपके स्पाउस की लग्न है या राशि है, या आपका जो राशि है वो आपके स्पाउस की लग्न है या राशि है, तब चल जाता है। अदरवाइज घात योग लाता है। घात योग नहीं ला रहा है, इसका मतलब आप में से किसी एक की कुंडली गलत है, गड़बड़ है। तो हमने कहा हस्त, आपने कहा पंसाब हस्त नक्षत्र है। मान लीजिए नंबर क्या है? 13, 4 दूनी 8, 4 तियां 12 और 1 13। चीजें सिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पे कहां पे आया, यहां पे आया। अब आपने कहा आदि मध्य, देखिए आदि मध्य अंत्य, अंत्य मध्य आदि, आदि मध्य अंत्य, अंत्य मध्य आदि, आदि। यानी आदि जो है आपकी वो नाड़ी रही होगी। आपने हस्त में चेक कर लिया कि साहब देखिए यहां आदि नाड़ी लिखी है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझाऊंगा। दूसरी बात कि स्वामी ग्रह कौन है और जन्म किस दशा में हुआ, ये जानना है। हस्त के लिए कहां पे था? हस्त का नंबर क्या है? 13 नंबर पे आता है आपके जो है नक्षत्रों की सीरीज में। 4 दूनी 8, 4 तियां 12 और 1 13। अब देखिए कहां से स्टार्टिंग करनी है आपको? केतु से। देखिए केतु शुक्र, दशाओं का सीक्वेंस, फिर सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, फिर सूर्य चंद्रमा, चंद्रमा पे आया 13। तो चंद्रमा पे 13 आया, यानी आपकी जन्म के समय चंद्रमा की दशा रही होगी। हस्त वालों चेक कर लेते हैं भैया। हस्त में देखिए आपने कहा हाँ साहब जन्म में चंद्रमा की दशा है, और हस्त का तो मालिक ग्रह भी जो है वो चंद्रमा है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, कोई आपने एग्जाम्पल आप उठा सकते हैं। आपने कहा साहब ये श्रवण नक्षत्र है आपका, मान लीजिए, ठीक है। नंबर क्या है नक्षत्र का? इतना याद रखना है, 22वां नंबर है।
यानी 22वां नक्षत्र है आपका श्रवण। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16, 4 पंजे 20, 21, 22 यहां तक आया। ठीक है, 22 में। अब 22 में आपने क्या है, पहली चीज आपने नाड़ी देखनी है, कहां से स्टार्ट है, आदि से। देखिए आदि मध्य अंत्य, फिर अंत्य, अंत्य मध्य आदि, फिर आदि, आदि मध्य अंत्य, अंत्य मध्य आदि, आदि मध्य अंत्य, अंत्य मध्य आदि, आदि मध्य अंत्य, अंत्य यानी अंत नाड़ी होनी चाहिए। आपने श्रवण में चेक किया, देखिए यहाँ पे श्रवण है आपका, और श्रवण में आपने देखा कि अंत नाड़ी पड़ती है। ठीक है, यानी आपका स्पाउस होने वाला या जो स्पाउस है, या आप स्वयं अगर जो है आपका श्रवण नक्षत्र है तो आपकी जो है अंत नाड़ी होगी। अब जन्म काल में क्या दशा है, यहां लिखा है, देखिए श्रवण में क्या होनी चाहिए आपकी, जन्म में दशा चंद्रमा, चंद्रमा ही मालिक है और जन्म में चंद्रमा की दशा होगी। ये भी चेक कर लेते हैं। कहां से स्टार्ट करना है, केतु से, केतु शुक्र, यही सीक्वेंस होता है। सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, सूर्य चंद्रमा, क्या आया आपका, चंद्रमा आया। देखिए यहां पे लिखा हुआ है मैंने, श्रवण में आपका जो है चंद्रमा की दशा थी जब आपका जन्म हुआ। तो नक्षत्र का नंबर याद करने से, संख्या कहां पे उसकी पोजीशन आती है 27 नक्षत्रों में से, आपकी बहुत चीजें निकल जाती हैं। फिर नाम का प्रथमाक्षर निकल जाता है। इनको मैं इंडिविजुअली बोलूंगा, अभी जनरल चीज समझा रहा हूं। संबंधित राशि, अब यहां पे इसकी भी बात करेंगे हम। नाम का प्रथमाक्षर, अब हर जो है नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं, 4 पद होते हैं। अश्विनी के 4 चरण हैं। अश्विनी के प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है तो चू से नाम चे चो ला। ठीक है, प्रथम ये चरण के हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन से चरण में जन्म हुआ है, राशि के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से, राशि के हिसाब से जर्नलाइज्ड है। यानी मेष राशि है आपकी तो ए और एल से नाम है। देखिए विष यू और वी से, मिथुन है तो के से, कर्क है डी ए एच से, ठीक है, सिंह है एम टी से, एम से, टी से, उसके बाद कन्या है पी टी एच से, थ से, तुला है आर से, देखिए वृश्चिक है एन और वाई से, धनु है बी से, मकर है जे से, कुंभ है जी एस से, मीन है डी सी एच से नाम है। ये राशि के हिसाब से है। तो ज्यादा एक्यूरेट क्या हुआ, क्योंकि राशि का भी जो है फर्दर क्लासिफिकेशन नक्षत्रों के बेसिस पे होता है, और नक्षत्रों के भी 4 चरण होते हैं। तो डीपली जाना है तो हर नक्षत्र, अश्विनी है का पहला चरण है तो चू से नाम, सेकंड है चे, थर्ड है चो, अदरवाइज ला से नाम। तो ये नाम का प्रथमाक्षर है। ये भी मालूम पड़ता है कैसे, आपने कहा साहब जहां आपकी शादी हो रही है, सपोज उसके नाम का जो है वो प्रथमाक्षर क्या है। प्रथमाक्षर बहुत महत्वपूर्ण होता है, याद रखिएगा। अगर नक्षत्र से प्रथमाक्षर की मैचिंग हो गई तो ये स्पाउस के बारे में, आपके स्वयं के बारे में, जातक के बारे में बहुत चीजें दिखा देता है। अब आपने कहा साहब देखिए यहां डी से, पुष्य में आपका क्या आता है, कर्क में डी से आया। देखिए यहाँ पे उसमें मैंने बताया है, पुष्य में तो ये हु है, हो, डा है और डी टू, देखिए ये आ गया। ठीक है, यानी कर्क में डी से आ गया, डी ए लिखा है, देखिए ऐसे ही आपके उत्तरा भाद्रपद में डी से आ गया। ठीक है, अब यहाँ डा से आया है, यहाँ डी से आया है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 से। ठीक, अब यानी क्या है कि यदि आपने कहा कि पंसाब यहाँ कर्क की शेड है, यानी कि पुष्य या आश्लेषा की शेड पड़ती है नक्षत्रों में, या फिर जो है आपके उत्तरा भाद्रपद की शेड है, तो ऐसे में आपको आपके स्पाउस की तो नाम जो पड़ेगा वो किस चरण में है वो देखा। अगर नाम द से, अगर नाम डी से आता है आपके होने वाले स्पाउस का या आपका स्वयं का, तो आपको जीवन में संघर्ष करना है। खासकर डी में साइक्लिक लूप बनता है, द कर्ज ऑफ 16, द कर्ज ऑफ डी, मैंने बताया है वीडियो में, देखिएगा। तो वहां पे डी वाले को जीवन में साइक्लिक लूप में फंसना होता है। चाहे हम दिव्या भारती हीरोइन थी उसका कहें, चाहे द्रौपदी का कहें, चाहे देवयानी का कहें, तो डी नाम जो है आपको लूप में डालता है। डी के कर्ज से आपको निकलना होता है। तो इसका उपाय मैंने बताया हुआ है कि यदि आपके बच्चे का जो है नक्षत्र के हिसाब से, राशि के हिसाब से डी अल्फाबेट पड़ता है तो डी से नाम न रखें, उसको बदल दें। ठीक है, अगर रखा है तो भी चेंज कर सकते हैं, चेंज कर दें। डी आपको साइक्लिक लूप में डालता है, किस तरह से मैंने बताया है वीडियो में। ऐसे ही आपने कहा, अगर मान लीजिए आपके नक्षत्रों के हिसाब से, सपोज आपने कहा कि साहब एम आता है, यानी सिंह वाले केस में आपका जो है एम की शेड आ गई। देखिए यहाँ पे सिंह वाले केस में आपके एम की शेड आई। ठीक है, तो एम से नाम आया मान लीजिए। ठीक है, एम से नाम आता है, मान लीजिए आपका किस नक्षत्र की बात कर रहा हूं मैं, मघा की बात कर रहा हूं। आपने कहा एम की शेड, और यहां देख लीजिए मघा में, यहां चेक कर लें, मा मी मुंह में लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, तो म नाम आया, म नाम आया, जेंट्स जो है
कर्मठ है, लगा रहता है, तो उसको इधर उधर करके जो है धन प्राप्ति का योग बनाता है। यानी कि इधर का चीज उधर, उधर की चीज इधर, पॉलिटिकल लाइजनिंग, ये चीजें बहुत सूट करती हैं। अब आप म नाम की फीमेल ले आए, सपोज आपके स्पाउस म नाम के हैं, तो उनको जॉब में दे, बिजनेस में डालें, काम में लगाएं, क्योंकि एम नाम का अगर फीमेल है मान लीजिए, तो सफाई से कोई मतलब नहीं होता उनका, याद रखिएगा। अब एम नाम की फीमेल ये तब होता है जब नक्षत्रों से मैचिंग होती है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी नक्षत्र मैच करता है और आपके नक्षत्र से मैच नहीं करता आपके स्पाउस का नक्षत्र, तो एम नाम का फीमेल लाते हैं, घर में आप देखेंगे अव्यवस्था, गंदगी, सफाई से कोई मतलब नहीं, खाने का शौक, ये चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, अपना नक्षत्र, अपने होने वाले स्पाउस का नक्षत्र देखना पड़ता है। अब मान लीजिए अल्फाबेट जो है नक्षत्र के हिसाब से ड आता है, ड नाम आता है, ड से नाम है, ड से फीमेल का नाम है, तो क्या होता है, विवाह को टूटने का, मल्टी मैरिज का योग बनाता है, विवाह को अस्वाभाविक रूप से बिना किसी कारण के खंडित करता है, ऐसा भी योग बनाता है। तो ये चीजें मैं बताऊंगा देखिए बाद में। उसके बाद नाड़ी निकालना आप सीख गए, यानी आपका कोई भी नक्षत्र है, मघा है तो 10वां नक्षत्र है, देखिए, ठीक है। आपने कहा सब 10वां, देखिए मघा में 10 लिखा है, 4 दूनी 8, 9 10, मघा यहाँ पे आया, ठीक है। आपने कहा साहब नाड़ी क्या थी, नाड़ी क्या है आपकी चेक करना है, अगेन आदि से स्टार्ट किया, आदि मध्य अंत्य, अंत्य मध्य आदि, आदि मध्य अंत्य, अंत्य अंत्य नाड़ी हुई, चेक कर लीजिए आप। मघा में आपने कहा साहब 10वें में यहां पे नाड़ी आती है अंत्य। ऐसे ही मघा के लिए जो ओनर है ग्रह वो केतु है, और केतु की दशा में आप पैदा हुए हैं। अब मघा नक्षत्र है, केतु में पैदा हुए हैं, केतु को शांत करना पड़ेगा। केतु या चंद्रमा की शेड भी आ गई बच्चे में, तो क्या है, आपके जो है वो ऑटिज्म का पेशेंट या ऑटिज्म के सिम्टम दिखा देगा। शेड बोला है, छाया मैंने। तो मघा में आपने कहा साहब कैसे निकालेंगे कि जन्म काल में केतु की दशा थी, मैंने बताया आपको। मघा में देखिए 4 4 8 9 10, केतु से स्टार्ट किया, केतु शुक्र, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु, देखिए केतु आया 10वें पे, आप चेक कर ले मघा में केतु है, देखिए केतु की दशा में जन्म हुआ था। तो ये आपको वो चीज है कि नक्षत्रों से कैसे निकालते हैं आप कि आपकी दशा क्या थी जन्म काल में, उससे आइडिया लग जाता है, क्योंकि दशाओं के हमें साल मालूम है कि वर्तमान में क्या दशा अनुमानित चल रही होगी। उसके बाद आपके नक्षत्र के मालिक क्या है, किस स्पाउस से शादी करनी है, किस नक्षत्र के किससे शादी अवॉइड करनी है, स्वामी ग्रह कौन है और देवता कौन है, हॉट टेम्परामेंट के देवता है तो उनको शांत करना है। काफी चीजें इसमें आ जाती हैं। नाम का पहला अक्षर क्या होगा, नाड़ी क्या है आपकी, समान नाड़ी में शादी नहीं करनी, नाड़ी दोष लग जाता है, मैंने पहले बताया। नाड़ी को शांत करना टफ काम होता है थोड़ा। अब यहाँ पे जैसे हमने कहा, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल चीजों की बात कर रहे हैं। देखिए आपने कहा साहब, जैसे हमने कहा मान लीजिए आपके हम राशि की बात करते हैं, आपने कहा देखिए मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, कितनी हुई 12 राशियां हुई। और टोटल एंगल कितना होता है कुंडली में, ये आपने कहा साहब पॉइंट के अराउंड 360 हुआ अपॉन 12, यानी कि 12 क्या है, राशियां हैं, तो बातियां 36 जीरो 30 डिग्री असाइंड है हर एक राशि को, फॉर राशि। चलो ये मान लिया मैंने, राशि को 30 डिग्री मिला हुआ है, ठीक है। अब आपने कहा नक्षत्र कितने हैं, नक्षत्र आपने 27 है, तो देखिए नक्षत्रों को कितना डिग्री मिला है, 360 डिवाइडेड बाई 27, 9 चक्को 36, जीरो देखिए 9 तियां 27, 40/3। आपने कहा ये कितना आया, ये आया 13 तियां 39 प्लस 1/3, यानी ये हुआ आपका 13 डिग्री, देखिए प्लस, अब 1 डिग्री क्या हुआ 60, आपके मिनट हुए 60/3, 20 मिनट्स। 13 डिग्री 20 मिनट की जो है वो एक क्या हो गया आपका, यहां पे देखिए नक्षत्र हो गया, ये आपका एक नक्षत्र हो गया, एक नक्षत्र। यानी आपके एक राशि में, देखिए एक राशि में 30 डिग्री है, 30 डिग्री कितने हुए, 13 दूनी 26, देखिए 30 डिग्री कितने हुए आपके, 13 दूनी 26 प्लस 20, यहां पे आपके 2 कंप्लीट नक्षत्र आ गए, प्लस एक नक्षत्र का कुछ हिस्सा आ गया। कितना आया हिस्सा आया उस पर बात करेंगे, इस पे पहले एक चीज और देखें। अब 13 डिग्री 20 एक नक्षत्र का है, एक नक्षत्र में 4 स्टेप चरण होते हैं, तो 13 डिग्री 20 अपॉन 4 स्टेप्स का, ये कितना आया, 4 तियां 12, देखिए 1 13 60, वहां गया 80, 4 दूनी 8,
20, ये आपका आया, इतना मिला आपके एक चरण को, नक्षत्र के एक चरण को 3 डिग्री 20 मिले। ठीक है, 3 डिग्री 20 मिनट मिले। इसको मिनट कर देता हूं मैं। देखिए, एक चरण में यानी 3 डिग्री 20 मिनट होते हैं, और एक नक्षत्र में 4 चरण, तो 4 से गुणा किया 13 डिग्री 20 मिनट होते हैं, जबकि एक आपके राशि में आपके 30 डिग्री होते हैं। यानी यहां से क्या निकला, एक राशि, देखिए एक राशि किसके इक्वल हो गई, ये हुआ आपका एक नक्षत्र 13-20 का है, दो नक्षत्र 13 दूनी 26 40, यानी दो नक्षत्र कंप्लीट प्लस कितना बचा, आपने 30 में से घटाया, इसका 2 गुना 13 दूनी 26 40, ये आया आपका 3-20, यानी कि प्लस आपका 2 नक्षत्र प्लस 3-20 यानी एक चरण और एक चरण किसी नक्षत्र का। और हम जानते हैं कि साहब आपके एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 4 दूनी 8 और एक 9 चरण, यानी एक राशि में किसी भी जो है जितने भी नक्षत्र आएंगे उनके टोटल 9 चरण होंगे। चेक कर लेते हैं। देखिए, यहां आपने कहा साहब हम मेष की बात करते हैं, मेष में देखिए अश्वनी के चारों चरण हैं, प्लस आपके जो है भरणी के चारों चरण हैं, 4 4 8 हो गए, एक बचा, तो इसीलिए कृत्तिका का पहला चरण होता है। ठीक, अब कृत्तिका का पहला चरण मेष में आ गया, तो कितने बज गए, 3 बज गए, 4 चरण होते हैं, बाकी 3 चरण कृत्तिका के विष में जाएंगे। अब 3 ये हो गए, तो विष में रोहिणी के चारों चरण आ गए। देखिए 4 3 7 हो गए, 9 में कितने बचे, 2 बचे, तो 2 चरण विष में आएंगे आपके स्टार्टिंग के मृगशिरा के। देखिए 9 हो गए, 3 4 3 7 8 9। ऐसे ही आपके मृगशिरा में जो बाकी 2 चरण बच गए मृगशिरा के, वो 2 मिथुन में गए, 2 यहां हुए, और आर्द्रा के पूरे 4 चरण आ गए, 4 5 6, कितने बचे, 3 बचे, तो 3 चरण मिथुन में आ गए जो है पुनर्वसु के, और पुनः यहां पे मिथुन। ऐसे निकालते हैं आपके, यानी आपको आइडिया होना चाहिए कि मेष यदि आपकी जो है राशि है, तो या तो आप अश्वनी में पैदा हुए हैं किसी भी चरण में, या आप भरणी में पैदा हुए हैं, या आपका कृत्तिका का पहला चरण है। यदि आपका विष राशि है, तो या तो आप कृत्तिका के लास्ट के 3 चरणों में पैदा हुए हैं, या फिर आप रोहिणी के किसी भी चरण में पैदा हुए हैं, या मृगशिरा के स्टार्टिंग के 2 चरण में पैदा हुए हैं, तो यहां से ये चीज निकलती है। ठीक है, आप समझ गए कि साहब हमने यहां देखा कि आपके, इसको समझ लें कि एक राशि में टोटल 9 चरण होते हैं। 9 चरण मतलब आपके लगभग 2 नक्षत्र पूरे, और एक नक्षत्र का 1/4 हिस्सा, वो यहाँ लिखा है मैंने। मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं यहाँ पे, और अब हम आते हैं इसी चीज में कि कैसे हम इसको जो है जोड़ेंगे बाद में जाके आपके मुहूर्त से, क्योंकि हमारा मुद्दा जो है वो मुहूर्त का है, लेकिन उसके लिए हमें ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। अब मुहूर्त आपने कहा कि पंत साहब आप कहते हो कि साहब 15 मुहूर्त दिन के, 15 रात के। मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं ऐसा। तो आपने कहा 30 मुहूर्त हो गए, ठीक है, और 24 घंटे हुए एक दिन में, बट्टे 30 मुहूर्त, तो 24 घंटे यानी 24 गुणे 60 इतने मिनट डिवाइडेड बाय 30। देखिए 3 दूनी 6, यानी कि 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, एक मुहूर्त। और हम जानते हैं एक घड़ी जो है वो 24 मिनट की होती है। देखिए एक घड़ी जो है वो 24 मिनट की होगी, यानी एक मुहूर्त जो है वो 2 घड़ी का होता है। तो मुहूर्त निकालते हैं उसके बाद कि ये कहां पे लाई किया, किस नक्षत्र की रेंज में लाई किया, इसको देखा जाता है। यहां पे जैसे हमने बताया कि एक घड़ी को मैंने डिफाइन किया, यहां देखिए ये घड़ी के हिसाब से करते हैं। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मुहूर्त आप ढूंढ रहे हैं वो कहां लाई करता है। ठीक है, जैसे आप बात करते हैं कि अभिजीत मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त उत्तराषाढ़ा के 4th से, याद कीजिएगा, श्रवण के 1st नक्षत्र के बीच लाई करता है। यानी उत्तराषाढ़ा के 4th से आपके जो है 4th चरण से श्रवण के 1st नक्षत्र के बीच ये आपका अभिजीत मुहूर्त, जो सब कामों में शुभ माना जाता है, उसको देखते हैं। ठीक है,
नक्षत्रों में यहां मैंने लिखा हुआ है, देखिए पुष्य नक्षत्र जो है वो नीला बना है और किसमें होता है, कर्क में पड़ता है। देखिए पुष्य कंप्लीट कर्क में पड़ा, तो जो है पुष्य नक्षत्र जो है वो बहुत बेहतरीन नक्षत्र माना जाता है। कोई नक्षत्र न मिल रहा हो काम का, तो पुष्य में आप पॉजिटिव काम कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त की एक खासियत और है कि ये उत्तराषाढ़ा के 4th से श्रवण के 1st में पढ़ा। तो एक चीज और देखिए आपने, उत्तराषाढ़ा के 4th से देखिए आपका जो है, देखिए उत्तराषाढ़ा के लास्ट के 3 चरण मकर में है और आपके जो है श्रवण के 4 चरण जो है वो किस में है, आपके मकर में है, यानी मकर राशि में है। तो अभिजीत मुहूर्त जो होता है वो मकर राशि में पड़ता है, इसका मतलब ये हुआ। और ये काम की चीज है किनके लिए, जो मकर लग्न के जातक या मकर राशि के हैं, या जिनका शनि मालिक है कुंभ लग्न या कुंभ राशि है, या जिनका शनि की 7.5 है, या शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये अभिजीत मुहूर्त शूट कर जाता है इसका पॉजिटिव इंपैक्ट। ये लंबी कहानी है, इसमें मैं काम का बता रहा हूं आपको। तो क्या होता है, मकर राशि के आप यहां देखेंगे अभी 6 डिग्री 40 मिनट से आपके 10 डिग्री 53 मिनट तक ये आपका इसके बीच ये पड़ता है आपका, ठीक है। लगभग 12 बजे के दोपहर के आसपास अभिजीत मुहूर्त पड़ता है। तो ऐसे मुहूर्त निकाले जाते हैं। देखिए अब एक नक्षत्र जो है वो कितने समय तक रहता है, 24 घंटे तक रहता है। देखिए एक नक्षत्र 24 घंटे तक रहता है, ठीक है। और चंद्रमा एक नक्षत्र पे जो है वो 24 से लगभग 26 घंटे तक रहता है। लगभग बोला है मैंने, 27-28 दिनों में चंद्रमा जो है वो सभी नक्षत्रों को रोटेट कर जाता है, सभी नक्षत्रों से गुजर जाता है। यही भगवान भास्कर वो भी किस नक्षत्र में है बहुत मायने रखता है। तो सूर्यदेव 13 से 14 दिन तक लगभग एक नक्षत्र पे टिकते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ये सूर्य की पोजीशन रहती है यहां पे। उसके बाद सूर्यदेव बताया मैंने आपको जो है। अब मुहूर्त जो है उसका जिक्र किया हमने कि मुहूर्त जो है वो 48 मिनट का होता है, यानी 2 घड़ी का होता है। आपने कहा साहब जो है एक घड़ी में पंसाब 24 मिनट होते हैं, यानी कि 2 घड़ी का होता है। यहाँ पे घड़ी में क्या क्या होता है, घड़ी को लोग इसको समझें, घड़ी को कई शब्दों में डिफाइन करते हैं, कहीं कहीं घटी लिखा होता है, यानी एक घड़ी क्या होती है, एक घटी होता है, जिसे एक दंड भी बोलते हैं। और ये कितना हुआ, 24 मिनट के इक्वल हुआ। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि हमने देखा कि कैसे हमने जो है वो 9 चरणों के हिसाब से यहां राशियों में आवंटन किया है किस चीज का, आपके जो है आपके नक्षत्रों का। अब यहां पे जिसके नक्षत्र का नाम आपको मालूम नहीं है, जैसे अश्विनी के जो नक्षत्र जो है देवता जौन है, देवताओं की बात कर रहा हूं, अश्विनी कुमार हैं। आपने कहा साहब अश्विनी के जो मालिक हैं, देवता है, स्वामी है, अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार क्या है, देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। देखिए ठीक है। उसके बाद ये जो है इसको समझे कि जुड़वा भाई होते हैं, तो इनको पूजना पड़ता है संयुक्त रूप से। किनको, जिनका जो है वो मेष लग्न वाले हों। मेष लग्न वाले काफी स्टक्ड रहते हैं, एक काम में जुड़े रहते हैं लंबे समय तक, जब तक उनको वहां से निकाला नहीं जाता या ऐसी स्थितियां पैदा ना हो कि उन्हें छोड़ना पड़े। तो इनको क्या होता है, अपने जो है काम के लिए इनको अश्विनी कुमार को पूजना चाहिए, काम धंधे के लिए, ताकि वहां जो है वो बेहतरी हो। और जो है इसमें निश्चित रूप से ये इनको फल दे आता है। कृतिका में क्या है, आपने कहा साहब कृतिका के लिए देखिए अग्नि महाराज हैं। अग्नि महाराज यानी अग्नि का पूजन, ठीक है, अग्निदेव की पूजा करें, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। और अग्निदेव जो है इसमें कहने की सेनापति जो है वो काम करते हैं, सेनापति का। तो यहाँ पे कार्तिकेय को भी पूज सकते हैं आप इनके बदले, और कार्तिकेय साथ ही साथ जो है यानी शिव पार्वती का पूजन कर सकते हैं, ठीक है। और मोर का पंख सूट करता है जो आपके जातक हैं उनको, यानी कि आपका जो है इसको समझे कि यहां लिखा है मैंने आपका अग्नि महाराज में, देखिए कृतिका वालों के लिए आपको जो है मोर का पंख घर में रखते हैं, तो वो भी आपको सूट करता है। ये आपके नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूं। तो कृतिका में आप जो है किस किस को पूज सकते हैं, कृतिका में आप अग्नि की पूजा कर सकते हैं, देखिए अग्निदेव को पूजें। और उसके बाद जो है वो जो सेनापति महाराज हैं कार्तिकेय, उनका भी पूजन कर सकते हैं। तो लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें कि हमारा ये है तो हम किसको पूजे, पुनर्वसु है तो आपने कहा साहब यहाँ अदिति को देखिए, माता अदिति को, अदिति जो है वो माता है, ग्रहों नक्षत्रों की भी माता मान लिया जाता है इन्हें देव माता के रूप में, ठीक है। तो इनको पूछ सकते हैं आप। कार्तिकेय के लिए आपको शिव पार्वती को पूजना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देव माता है ये आपकी अदिति, उनको पूछ सकते हैं। आश्लेषा का मैटर है आपका, तो आपको जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आश्लेषा में आता हूं मैं,
आश्लेषा में सर्प है आपके, कल्प में सर्प क्या है, ऐसे देखिए फन लिए होता है। तीक्ष्ण बुद्धि दिखाता है आपको। सर्प नाग देवता की पूजा करनी होती है। अगर काल सर्प है तो उसका तुरंत निवारण करवाना होता है। यदि आप कल्प के हैं, आगे आपकी संतानें हैं, तो जितना जल्दी आप काल सर्प का ट्रीटमेंट उज्जैन नासिक में करते हैं बेहतर तरीके से, उतना बेहतर फल दे जाता है आपको। तो तीक्ष्ण बुद्धि दिखाता है ये, संवाद की कैपेसिटी दिखाता है, ठीक है। सर्प का जो पोजीशन है वो यहाँ पे कल्प वालों को ये गुण दे जाता है। आपने कहा साहब पूर्वा फाल्गुनी है तो भग है, यहाँ लिखा है देखिए पूर्वा फाल्गुनी में लिखा होगा भग, ठीक है। भग को जो है वो बेसिकली जो है योनि के संबंध में ले तो देवी रूप में कहें इसे। ऐश्वर्य किसका है, देखिए ये सिंह लग्न वालों का है, ऐश्वर्यशाली बनाता है, एंजॉय करने वाला बनाता है। मैंने बताया है कि सिंह लग्न वाला जातक जो है अगर वो राइज नहीं करता तो डिप्रेशन की शेड में भी आ सकता है, ऐसा भी योग बनता है। तो भग क्या है, 12 जो आदित्य हैं उनमें से एक है, तो उनकी पूजा करनी पड़ती है। ये आपके जो है प्रेम विवाह को दिखाता है। आप सिंह लग्न वाले देखेंगे लंबा इश्क मोहब्बत चल गई, ठीक है। ऐश को दिखाता है, ऐश प्रवस्ती को दिखाता है। उत्तरा फाल्गुनी, ठीक है। आपने कहा साहब उत्तरा फाल्गुनी की बात करते हैं, अव्यमा है। अब अव्यमा भी जो है यहाँ पे जो है 12 आदित्यों में से एक है, तो आदित्य की पूजा करनी है, भगवान भास्कर को साधना है। आदित्य पुत्र में आते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। चित्रा में विश्वकर्मा है, देखिए चित्रा विश्वकर्मा तो मालूम है आपको, कंस्ट्रक्शन के देवता है। किसका पड़ता है, देखिए कन्या और तुला लग्न वाले जातक। कन्या और तुला लग्न वाले जातक जितना सृजन में जाते हैं, जितना पैतृक काम को आगे बढ़ा देंगे, जितना अपने काम को आगे बढ़ा देंगे, मेंटेन करेंगे, किसकी तरह, विश्वकर्मा की तरह नींव बनाएंगे अपने काम की, जितना आगे बढ़ाएंगे उतना ये राइज करते हैं। जहां ये रुक गए वहां चीजें खत्म हो गई, याद रखिएगा। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो विश्वकर्मा जी जो है यहाँ सृजन दिखाते हैं। अनुराधा में जो है आपके मालिक बनते हैं, यहाँ लिखा होगा देखिए, आपके मित्र बनते हैं। मित्र मतलब जो है अब किसका है, देखिए ये है आपके वृश्चिक लग्न वालों का, जॉयफुल बनाता है। मित्र मतलब क्या है, दोस्त क्या हुआ, हंसते हुए आए, मुस्कुराते हुए आए। तो ये अनुराधा जो है ये वृश्चिक लग्न वालों को जॉयफुल नेचर का बनाता है, मुस्कुराते हुए मिलेंगे, हमेशा हंसते हुए मिलेंगे, ऐसा बनाता है, ठीक है। तो इनको ऐसा रहना पड़ता है, सहज रहना पड़ता है, चेहरे पे मुस्कुराहट डालनी पड़ती है। मित्र भी 12 आदित्यों में से एक है, तो उनको आदित्य यानी भगवान भास्कर को पूजना पड़ता है। मिलनसार बनाता है आपको। मूल में यहां लिखा है देखिए राक्षस निवृत्ति है, तो अपयश दिलाता है मूल के लिए। तो मूल के लिए भी पितरों को शांत करना पड़ता है, यानी मूल नक्षत्र है तो आपको पितरों को शांत करना पड़ता है, ठीक है। और राक्षस यानी कि अकल्ट की पूजा काम दे जाती है। नाइट में पूजा करते हैं, मूल में जन्म है तो नाइट की पूजा सूट करती है आपको, ठीक है। अकल्ट की पूजा दे जाती है आपको। उत्तराषाढ़ा में आपके विश्वदेव लिखे होंगे, देखिए उत्तराषाढ़ा में विश्वदेव है। ये वही ले रहा हूं मैं जो टफ है। अब विश्वदेव में लोगों को कंफ्यूजन होता है कि साहब विश्वदेव का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो मैं वही ले रहा हूं यहाँ पे जो थोड़े टफ है। तो उत्तराषाढ़ा में विश्वदेव है। विश्वदेव जो है वो 10 देवता है, उनका संयुक्त रूप से कोई भी योग्य ब्राह्मण बता देगा आपको कैसे पूजन किया जाता है। ऐसे ही धनिष्ठा में आपने कहा साहब वसु है, वासुदेव को अब जनरलाइज्ड फॉर्मेट में तो वसु को जो है वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित माना जाता है, देखिए, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या है, ये 8 वैदिक देवता होते हैं जिनको पूजा करना होता है। यानी आपका धनिष्ठा नक्षत्र है तो वेद घर में रखने से भी आपको लाभ मिलता है। भगवा कपड़े में लपेट के आपने रखा है, साफ जगह, ठीक है। 8 वैदिक देवताओं की पूजा करनी पड़ती है। पूर्वा भाद्रपद है आपका, आपने लिखा हुआ है यहाँ अजैकपाद। अब देखिए यहाँ देखिए कहाँ है, पूर्वा भाद्रपद में देखिए अजैकपाद, ये भी नया नाम लगता है। अज एक पाद, एक पैर पे खड़े होके पूजा करना, देखिए पशुपतिनाथ भगवान शिव, यानी एक पूजे पे एक पैर पे पूजा, ये समझ लें। अजैकपाद किसके हैं, देखिए यहाँ पे आपका लिखा है मैंने, 3 आते हैं कुंभ में और 1 आता है मीन में। तो कुंभ और मीन वाले जो है वो थोड़ा कट्टर होकर अगर पूजा करते हैं तो अजैकपाद या पशुपतिनाथ को पूजते हैं तो ये आपको लाभ दे जाता है। और कौन सा है अजैकपाद, फिर समझ लें आप इसको। अजैकपाद किसने पढ़ा, देखिए यहां मैंने लिखा हुआ है कि ये पूर्वा भाद्रपद में आपके जो है 3 शुरुआत के चरण जो है पूर्वा भाद्रपद के कुंभ में आते हैं, एक मीन में आता है। तो जिनका ये चरण है वो अजैकपाद यानी पशुपतिनाथ की पूजा कट्टर होकर करें। एक पैर पे खड़ा होना मतलब क्या होता है, कट्टर होकर पूजा करना। उत्तरा भाद्रपद में देखिए अहिर बुधन्य लिखा हुआ है, यहां लिखा होगा देखिए, पशुपतिनाथ को पूजे। अहिर बुधन्य क्या हुआ,
कि डीप, आकाश की, जल की डेप्थ जो दिखा है, तो डेप्थ में जाना पड़ता है आपको। यानी आपके जो हैं, जो अहे बुधन्य जहां बनते हैं मीन वाले, तो मीन वालों को सामान्य पूजा सूट नहीं करती, ये ध्यान रखिएगा। डेप्थ में जाना पड़ता है आपको, ठीक है, किसी भी चीज के। वेरती में क्या लिखा है, यहां लिखा होगा देखिए पूषा लिखा है, देखिए पूषा मतलब जर्नी, लालन पालन पोषण दिखाता है। तो आपको पूषा जो वेरती वाले हैं उन्हें किसी को गोद लेना, किसी बच्ची का जो है शिक्षा करवाना, शादी करवाना, किसी जो है अपाहिज का जीवन संवारना, किसी अनाथ का जीवन बनाना, ऐसा करते हैं तो फिर आपको जो है मीन लग्न वाले जातक बहुत राइज करते हैं। बहुत कम मीन लग्न वाले जातक ये काम करते हैं तो उनको दिक्कतें आती हैं। तो ये आपके जो है पोजीशन है। अब यहाँ पे नक्षत्र के संख्या के हिसाब से क्या चीज मिली, यानी आपने नक्षत्र की संख्या देखी तो आपको मालूम है स्वामी, आपको आइडिया रहेगा ही, आपको मालूम पड़ जाएगा स्वामी ग्रह क्या है, संबंधित राशि क्या है, ठीक है, और जन्म काल में कौन सी दशा चल रही थी, नाड़ी क्या है और नाम का प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए, इन चीजों का भान हो जाता है। इससे अल्टीमेटली हम बाद में निकालते हैं मुहूर्त, जो मैं अगले पार्ट में बताऊंगा कैसे मुहूर्त को जोड़ा जाता है इन चीजों से। अब यहाँ पे इसको समझ लें आप कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी जो भी आपका पड़ता है उसकी संख्या याद रखनी है, उसके देवता को पूजें। सीधे देवता को पूजने में नक्षत्र को तो जो है वो पूजा सीधे पहुंचती है। अदर देवताओं को या इष्ट को पूजते हुए करते हैं तो क्या है वो घूम घाम के इनडायरेक्टली पहुंचती है। इसलिए यदि आपके जीवन में हलचल है, हलचल नहीं है, खुशी से जीवन यापन कर रहे हैं, या तो आपका जो है जो नक्षत्र है वो बेहतरीन है, सही चरण में पैदा हुए हैं, या फिर उस नक्षत्र के जो अधिष्ठाता हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, तभी आपको सूट कर रहा है, तभी आप राजा बने हैं। हर आदमी तो कुंडली देख के चलता नहीं है, लेकिन जो बन गया वो बेसिकली भाग्य से, यही भाग्य हुआ। देखिए कि कुंडली के जो आपके नक्षत्र के मालिक है वो संतुष्ट है तो आपको दे जाता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे पितर लिखा हुआ है कहीं पे देखिए तो पितरों को संतुष्ट करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमको ये देखना पड़ता है कि इनके मालिक, जैसे पितर है मघा में तो पितर संतुष्ट हैं तो आपको दे जाता है। तो आपके नक्षत्रों के हिसाब से उसके ग्रह के जो मालिक हैं, देवता हैं, उनको साधें। उससे क्या चीज मालूम पड़ी मैं बता चुका हूं आपको। स्वामी ग्रह जो है उनके जो है जिस ग्रह में पैदा हुए हैं, अब वो जिस ग्रह में पैदा हुए हैं वो दशा तो बचपन में निकल गई। देखिए 24 साल की एज से पहले बड़े बड़े ग्रहों की दशाएं जो है अनइफेक्टिव हो जाती हैं, तो आगे में उसको साधना पड़ता है। यानी आपको जो है अश्विनी वाले हैं तो उन्हें केतु का खास ख्याल रखना है पड़ता है, केतु की अंतरदशा का। केतु की अंतरदशा जो कि महादशा तो निकल जाएगी बचपन में, भाई आपका अश्विनी है तो केतु स्वामी ग्रह बना, तो केतु की महादशा तो निकल गई बचपन में आपके ना। तो जवानी में आप क्या करेंगे उसमें, तो जवानी में जब केतु के मित्र की दशा आए, ऐसे किया जाता है देखिए संतुष्ट। अब केतु के मित्र कौन हो गए, केतु पूंछ हुआ, उसका मुंडी कौन हुई, राहु। राहु के मित्र क्या हुए, शुक्र शनि बुध। शुक्र शनि बुध की दशा में आप केतु को पसंद कर रहे हैं, केतु के लिए जाप कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको फल दे जाता है। तो इस तरह से आप अपने स्वामी ग्रहों को, जिनकी दशा फिर से बोलता हूं बचपन में निकल गई है, उसको आप शांत कर सकते हैं। दूसरी बात, बच्चा पैदा हुआ है आपके यहाँ, आपने कहा साहब रोहिणी नक्षत्र का है, चंद्रमा में पैदा हुआ है, चंद्रमा का ध्यान रखना है, चंद्रमा के फ्लक्चुएशन से बचाना है आपने। ये चीज कोई भी ब्राह्मण बता देगा तो सफिशिएंट है। देखिए इतना नाम रखने में याद रखिएगा, मैं फिर से कहता हूं, अगर नाम जो आपने रखा है किसके हिसाब से, राशि के हिसाब से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो फ्लक्चुएटिंग नाम है, फ्लक्चुएटिंग नाम बहुत होते हैं यहाँ पे देखिए, तो ऐसी स्थिति में यदि वो नाम आपके नक्षत्र से मैच कर गया तो हलचल जाता है। इसलिए शादी में ये अवश्य देख लें, जीवन साथी बनाने में या अपने संतानों की शादी में, कि जिस नक्षत्र में शादी हो गई है वो नक्षत्र आपकी संतान के नक्षत्र से कितना मैच करता है। दूसरी बात, वो नक्षत्र कितना फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि नक्षत्र मैच कर गया तो यही आपके होने वाले जीवन साथी को अवैध संबंधों में लिप्त बनाता है और वही उसको सात्विक बनाता है। वही नक्षत्र आपके स्पाउस के आने के बाद आपका जो है जीवन सुधारता है, भाग्योदय करता है, वही स्पाउस के आने के बाद आपका नाश पीड़ देता है। तो ये सारी चीजें नक्षत्रों से डिफाइन होती हैं। इसीलिए इन नक्षत्रों के बेस पे योग आते हैं, इन योग का जिक्र करूंगा मैं, और वो योग बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं, मुहूर्त पे। तो सफिशिएंट इतना देखिए। थैंक यू।